आर्यन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, संधि प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यानी स्वर संधि का ये दूसरा भाग है। पहला हमने पढ़ा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद आज हम पढ़ते हैं यण संधि। देखो क्या है यण संधि, मतलब यण जो शब्द है, यानी ये, रे, ले, व, ये जो चार वर्ण हैं यही यण कहलाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार है क्या कि यदि इन अक्षरों में ये, रे, ले, व, इन वर्णों में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो यण संधि बनती है। तो देखते हैं हम इसकी परिभाषा क्या है कि यण संधि किसे कहें। यदि यदि ई, उ, री, द्री वर्ण के बाद असमान वर्ण आता है असमान वर्ण आता है तो ई का, ये, ऊ का, वे, री का, रे, तथा द्री का ले वर्ण बन जाता है। अब यदि ई, उ, री, लरी यानी इनका ग्रुप बन जाएगा। ई छोटी हो चाहे बड़ी, ये ग्रुप है। ऊ के साथ बड़ा ऊ भी है, री के साथ बड़ी री भी है, लरी है। ये चार वर्ण इस संधि में लेंगे हम। ई, उ, री, लरी वर्ण के बाद यदि असमान वर्ण, असमान वर्ण क्या होता है कि मान लीजिए ई के बाद ई नहीं हो, उ के बाद उ नहीं हो, री के बाद री नहीं हो, लरी के बाद लरी नहीं हो, तब परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है ई का ये बन जाता है, उ का वह बन जाता है, री का रे बन जाता है और लरी का ले बन जाता है। इसे कहते हैं यण संधि। अब देखिए एक छोटा सा सूत्र, अब देखो मध्य जोड़ उपदेशक, इधर आप देख रहे हैं, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है। ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। यदि ई के बाद ई होगी तो आपको बताइए कौन संधि बनेगी? दीर्घ संधि। और हम पढ़ रहे हैं यण संधि। यण संधि कहती है कि ई के बाद ई नहीं हो, बाकी कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर आ जाएगा तो निश्चित ही क्या बनेगा? ई का ये बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि आगे क्या है? ई नहीं है, ऊ है।
ऊ हो, आ हो, ई हो, मतलब ई न ई को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर हो तो ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब देखो शब्द कैसे बनेगा, ई को निकाल लिया है तो तय हलंत यानी आधा बच गया। अब ई आगे इस ऊ को देखेगी तो ई अपने आप में परिवर्तन कर लेगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आगे वाला स्वर इसमें मिला दीजिए, शेष जो बचा हुआ शब्द बोलिए। यदि आप इस रूप में इसे करते हैं तो आप किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा मध्य उपदेश ये शब्द बनेगा। ठीक है, और देखिए उदाहरण, अति जोड़ उत्तम है। अब आप देख रहे हैं कि प्रस्तावित चिन्ह इधर क्या है, ई है। ई के बाद ई नहीं है, अन्य कोई स्वर है तो आप ई को ये में बदलो, ई का ये बना दो तो यहां पर बचेगा ए और तय। ई को निकाल लिया है क्योंकि ई में परिवर्तन होगा और परिवर्तन का नाम ही संधि है। तो ई में जो परिवर्तन होगा आगे ई नहीं होगी, यदि ई होगी तो जुड़ करके बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब क्या है कि ई को आप यहां पर आगे जब ई के समान वर्ण नहीं होगा तो ई का बन जाएगा, बन गया। अब आगे जो स्वर है उसकी बन जाएगी मात्रा ऊ है। सब बन जाएगा अति उत्तम। और देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। यदि जोड़ अति, अब आप देख रहे हैं इधर ई है और ई के बाद ई नहीं है, असमान वर्ण है, असमान स्वर होगा तो ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप निकाल के इधर देखो, ई को निकाल दो, क्या हलंत बच गया। ई आगे देखिए कि ई नहीं है तो ई बदल जाएगी ये, तो ई का बन गया ये। आगे स्वर क्या है, ए है, ए आप इसे मिला दीजिए, आगे बसेस बचा हुआ वर्ण यानी सब बना यद्यपि। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, यद्यपि यदि जोड़ आदि। और देख सकते हैं उदाहरण, अति जोड़ अधिकम। अब देखो इधर ई है, ई के बाद ई नहीं, यानी प्लस का जो चिन्ह है उसके दोनों ओर दृष्टि रखिए। इधर स्वर क्या है, ई है, ई के बाद ई होगी तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के बाद ई नहीं है, बाकी कोई भी स्वर आ जाता है तो आप ई को ये में बदल दीजिए, ये संधि हो जाएगी। अब आप यहां देखेंगे शब्द क्या बनेगा, अति जोड़ अधिकम, अत्यधिकम। अब देखो अगला उदाहरण है अपना नी जोड़ ऊनम। अब देखिए नी है, नी नहीं बल्कि आप ये देखें कि प्लस का जो चिन्ह है उसके इधर ई है, ई के बाद ई नहीं है, अन्य कोई स्वर है जिसको हम असमान स्वर कहा है। तो ये असमान स्वर है तो आप इसमें क्या करेंगे, ई को निकाल दीजिए, ये बना दीजिए। ई को हटाया, उसके स्थान पर ये अलंत बनेगा। ये ध्यान रखिए, इसके साथ स्वर नहीं होगा क्योंकि ये स्वर से ही बना है। आगे वाला जो स्वर है वह आप इसमें ऊ है, बड़ा हुआ तो इसकी मात्रा बना दीजिए, शेष बचा हुआ शब्द क्या बन जाएगा, न्यूनम। यानी ई के बाद यदि ई के समान वर्ण नहीं होगा तो ई का ये बन जाएगा, ये दीर्घ संधि, सॉरी यण संधि का पहला नियम।
दूसरा ये कह रहा है कि ऊ के बाद यदि असमान वर्ण आता है तो ऊ का वय बन जाता है, ऊ का वय बन जाता है। कैसे देखो, मनु जोड़ आदेश है, मनु जोड़ आदेश। अब देखो इधर परस का जो चिन्ह है उसके इधर की ध्वनि देखिए आप, इधर की ध्वनि ऊ है, मनु यानी ऊ है, ऊ के बाद ऊ नहीं है। यदि ऊ होगा तो दीर्घ हो जाएगी, बड़ा ऊ बन जाएगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊ के बाद ऊ नहीं है, असमान स्वर है, तो इस अंक में होगा क्या, ऊ है वह वय में परिवर्तित हो जाएगा, हलंत वय में। देखिए कैसे, यहां पर हम देख रहे हैं नय हो गया, नय के अंदर से ऊ स्वर को निकाल करके वय बना दीजिए, हो गया। आगे जो भी स्वर है इस वय में मिला दीजिए। आगे क्या है आ, तो आप क्या करें, आ को इसमें मिला दीजिए। शब्द क्या बनेगा, मनवा शेष बचा हुआ शब्द इसके आगे जो भी बनेगा बिल्कुल त्रुटि रहित होगा, सही होगा। और ये यण संधि, यण संधि इसलिए है क्योंकि यहां पर ऊ के बाद ऊ नहीं है, अन्य कोई स्वर आ गया तो ऊ को हमने वय में बदल दिया है, इसी का नाम यण संधि है। और देखिए अब देखो अनुजोड़ ऐ, यहां आप देख रहे हैं कि ऊ है, यानी प्लस का जो चिन्ह है उसके दोनों ओर दृष्टि रखिए, इधर ऊ है आगे है, यानी ऊ के बाद यदि ऊ नहीं है अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो ऊ को आप वय में बदल दीजिए, तो यह शब्द बनेगा इस प्रकार, क्या होगा, वय है, इसमें मिल गया, आगे हो गया, क्या शब्द बन गया, अन्वय, क्या बना, अन्य। और देखिए गुरु जोड़ आज्ञा, आप देख रहे हैं गुरु, अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है ऊ, ऊ के बाद ऊ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऊ का हम वय बनाए। देखो इस शब्द का गौर करना, कैसे बनाइए शब्द, देखो शब्द बना है गुरुवाक्या, यानी अब देख रहे हैं कि जो रे हमने ऊ को निकाल करके वह बनाया तो रे हलंत बचा, हलंत बचा तो वह रे क्या है कि आगे वाले वर्ण, यानी जिसको रे रे बोलते हैं अपन, वह आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाए, शब्द क्या बन जाएगा, गुरुवाक्या। और देखिए इसमें आप देख रहे हैं ऊ है, ऊ के बाद ऊ नहीं है, तो ऊ को आप वय में बदल दीजिए, क्या कर देंगे, वय में बदल देंगे, तो ऊ का वय बनेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, लघ्वादेश है, ये शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऊ के बाद यदि ऊ वर्ण नहीं है, अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो ऊ को आप वय में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और ये यण संधि का एक नियम बन गया, ठीक है। अगला है री के बाद यदि री नहीं है, री के बाद यदि री नहीं है तो री का रे बन जाता है। जैसे पितृ जोड़ आज्ञा, अब देखो ये जो चिन्ह है प्लस का निशान, इसके इधर क्या है, री, आगे क्या है, आ, री के बाद यदि री होगी तो बड़ी री बन जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब क्या है कि री के बाद री नहीं है, अन्य कोई भी स्वर आ जाता तो री को हम रे में बदलते हैं। देखो इसका तरीका देख ले, यहां पे इसमें से री को निकाल दीजिए तो क्या बच गया है, तय, तय आता बच गया, री को जो आगे असमान स्वर होगा तो री को हम रे में बदल देंगे, तो ये रे आ जाएगा इसके नीचे, आ को इसमें मिला दीजिए,
शब्द क्या बन जाएगा? वित्राज्ञा। और देखिए मातृजोड़ आदेश है। अब देखो री है, री के बाद री नहीं है, अन्य कोई भी स्वर है तो री को आप रे में बदल दीजिए। तो रे में बदलेंगे कैसे? मातृ शब्द है तो री हटेगी, तय बचेगा, और री को आगे जब असमान स्वर होगा तो री को हम किससे बदल देंगे? रे में, तो इसके नीचे चला जाएगा, आगे वाला स्वर इसे मिला दो, शब्द क्या बन जाएगा? मात्रादेश है। क्या बनेगा? मात्रादेश है। तो इस प्रकार से और देख सकते हैं मातृजोड़ अंशम। अब देखिए री है, री के बाद री नहीं है, अन्य कोई स्वर आता है तो आप री को रे में बदलते हैं, वही तरीका रहेगा। री को रे में बदला है, तय के नीचे आ गया, मात्रा शब्द बढ़ गया, ए को इसमें मिला दिया है, और ऊपर जो अनुस्वार है वो जहां का तहां रहेगा, ए के साथ किया गया, शब्द क्या बन जाएगा? मात्रंशम। इस प्रकार आप इस संधि को समझ सकते हैं। यानी री के बाद री नहीं हो, अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो री का रे बन जाता है। ठीक है। अब देखिए अंतिम वर्ण अपना लृ। लृ के बाद यदि लृ नहीं है, अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो लृ का लय बन जाता है। लृ जोड़ आकृति, यहां पर आप देख रहे हैं कि लृ और लृ के बाद असमान स्वर आ गया है, तो आप लृ को लय में बदल दीजिए, आगे वाला स्वर इसमें मिल जाएगा। शब्द कैसे बनेगा? लृ के स्थान पर लय, आगे वाला स्वर जो भी है वो मात्रा के रूप में आ जाएगा। शब्द बन जाएगा लाकृति। इस प्रकार से आपने देखा है कि ई, उ, री, लृ के बाद यदि असमान स्वर आता है, असमान वर्ण आता है तो ई का ये, उ का वे, री का रे और लृ का लय बन जाता है। तो इस प्रकार से आप इस यण संधि को समझ सकते हैं। यानी ई, उ, री, लृ ये चार स्वर इसमें लेने होते हैं, ये तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ठीक है। इनके बाद यदि असमान स्वर आ जाएगा तो ये ई का ये बन जाएगा, उ का वह बन जाएगा, री का रे और लृ का लय बन जाएगा। इसे कहते हैं यण संधि।